नमस्कार। अ, अरविंद कुमार जी का बहुत स्वागत हमारे पीबीएच के पॉजिटिव मीडिया डायलॉग में। आपको मैंने वहां भी सुना था राजेंद्र भवन में 6 अगस्त को, जब हमारा अमृतकाल का सकारात्मक भारत लॉन्च हुआ था। इट वॉज ए प्लेजर टू मी। जी जी। आपकी विद्वता दिखाई देती थी। और आज क्योंकि 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक अ, डाक सप्ताह मनाया जाता है, और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस भी मनाया जाता है। तो हम हमारे जैसे हमारी उम्र है, हमारे देखते देखते हम बहुत परिवर्तन देख रहे हैं। कभी हम चिट्ठियां लिखते थे, चिट्ठियों का इंतजार करते थे, और डाकिया आता था, हम लोग मनी ऑर्डर भेजते थे। और बहुत से हमारे जानकारों में बड़ी अच्छी अच्छी चिट्ठियां लिखने के लिए मशहूर थे। आज तो बहुत परिवर्तन हो गया। और आपने अ, एक पुस्तक भी लिखी है, और इसमें हमारी जिज्ञासा भी होगी उसके विषय में जानने के लिए। और जो ये इतना रेवोल्यूशनाइज हो रही हैं चीजें आजकल के दौर में, उसमें इंडियन पोस्ट भी इतना रेवोल्यूशनाइज हो गया है, इसमें एक क्रांति आई है। और उसकी वजह हमारा डिजिटाइजेशन, इंटरनेट के जरिए ये सब होने पर हुआ है। और उसको हम लोग वी टेक इट इन अवर ओन स्ट्राइड। हम में ह्यूमंस में एडेप्टेबिलिटी तो है ही है, और हम नॉस्टैल्जिया भी फील करते हैं, और आने वाली सब चुनौतियों का भी सामना करते हैं। और उसको उसके लिए जो भी परिवर्तन हो उसमें हमारी अथॉरिटीज भी पीछे नहीं रहती, और लोगों की सहभागिता भी खूब रहती है। इस वर्ष का थीम भी है, जो इस वर्ष का जो डाक दिवस का थीम भी है, कोलैबोरेशन फॉर सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। इसके इम्प्लीकेशंस, इसके बहुत कनोटेशंस हैं। इस विषय में भी जरूर जानना चाहेंगे कि उसकी संभावनाओं को कितना आत्मसात किया गया है, और कितना और जरूरत। तो आपका स्वागत है। और हम सबसे पहले थोड़ा सा संक्षेप में जानना चाहेंगे कि इसका जो ये दिवस मनाया जा रहा है, ये सप्ताह मनाया जा रहा है 9 से 14 अक्टूबर, ये इसका अ, संक्षिप्त इतिहास क्या है? जी बिल्कुल। नमस्कार मलिक जी, और नमस्कार सबको जी। मेरा बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। और आप सब जानते हैं कि ये जो पूरा 1 अक्टूबर के बाद का जो पूरा दौर है 15 तारीख तक, ये जी पूरे भारत में भी और दुनिया के डाक प्रशासन में जी। जी इसकी याद की जाती है। भारत में इसको हम जब जो सप्ताह मनाए उसमें भी जैसे अभी मलिक साहब कह रहे थे, उस सप्ताह में भी कोई दिन जो है वो सेविंग डे के नाम पर मनाया जाता है, किसी के नाम पर एक दिन मनाया जाता जी। है, ऐसे अलग अलग सेवाओं के नाम पर मनाया जाता है। जी लेकिन अगर आप एक ब्रॉडर रूप में तो विश्व डाक संघ काफी पहले बना। ये एक ऐसा संस्था रही है विश्व डाक संघ, जो इस कारण बनाई गई थी कि जो दुनिया भर से अलग अलग चिट्ठियां आती हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई चिट्ठी भेजी है अमेरिका के लिए, तो वहाँ वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी वहाँ का नेटवर्क तय करेगा, है ना। यहाँ से तो चली गई है, वहाँ उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो बहुत सारे इश्यूज होते थे पहले, क्योंकि मान लीजिए एक चिट्ठी जो भारत से चली है, तो यहाँ से चली, कितना टाइम लगा, कैसे डिलीवर हुआ, उसके साथ ट्रीटमेंट क्या हुआ,
ये सारे इश्यूज थे और इसीलिए एक विश्व डाक संघ बना, ठीक है ना, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। और वो इसलिए बनाया गया था कि जो बाहर से आने वाली चिट्ठियों को सही समय पर डिलीवरी करने के साथ साथ एक रीजनेबल रेट, ताकि कॉमन आदमी पर की जेब पर असर न पड़े। नहीं तो भारत में ही अगर आप देखेंगे तो जिस तरह का पूरा तंत्र रहा है, काफी महंगा पड़ता था। इसीलिए राजे महाराजों को छोड़ दीजिए तो 1854 के पहले सामान्य लोगों के लिए चिट्ठी भेजना लिखना बड़ा मुश्किल काम होता था। तो जो विश्व डाक संघ बना है मलिक, जी वो पहला ऐसा प्रयास मान सकते हैं कि पूरी दुनिया को एक साथ बिठाने की कोशिश हुई, क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र संघ से भी पहले का है संस्था। तो वो आप ये कह सकते हैं कि वो पहली संस्था है जिसने दुनिया को बताया कि साहब ये हमें पूरे दुनिया के संस्थाओं को, पूरे दुनिया के देशों को संगठित करना चाहिए। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि पोस्टल यूनियन बना, यूनाइटेड नेशंस के बनने के बाद बहुत सारे फील्ड में अलग अलग तरीके की संस्थाएं खड़ी हुई हैं और वो संस्थाएं काम कर रही, वैश्विक संस्थाएं काम कर रही हैं। भारत की जहां तक बात है तो सामान्यतया जो आधुनिक इतिहास है वो कलकत्ता में शुरू हुआ। मैंने अब जो कोलकाता कहते हैं, कलकत्ता कहते थे हम। जी और सबसे पहले जो आधुनिक डाक सेवाएं शुरू हुई वो प्रेसिडेंसी डाकघरों में शुरू हुई। कलकत्ता हुआ, मद्रास हुआ, मुंबई हुआ, जी इन जगहों पर शुरू हुआ उसका डेवलपमेंट। और जी जैसे जैसे परिवहन और संचार के साधनों का विकास होता गया, वैसे वैसे तंत्र और मॉडर्नाइज होता गया। पहले आप आश्चर्य करेंगे मलिक साहब, जो कलकत्ता का जो जीपीओ था उसकी टेरिटरी में पटना तक का इलाका आता था। अच्छा पटना तक का इलाका, जी एक जीपीओ का इतना बड़ा दायरा हो, हम्म ठीक है ना। तो जी जैसे जैसे आप गोल डाक खाने को देखेंगे, जो दिल्ली का हाँ हमारा गोल डाक खाना है, जी वो प्रगति मैदान तक उसका दायरा है, ठीक है। हम्म उसका दायरा आप मोटे तौर पर हाँ, ले दोनों को सकते हैं कि अगर ताल कंपेयर कटोरा करें तो स्टेडियम से और जी प्रगति जी मैदान तक, जी जी ठीक है। दोनों को अगर तो देखें वो तो खाना बहुत जब जो दिल्ली के लोग हैं मलिक साहब, जी जी हाँ, तो ये जो पूरा तंत्र है, तो अब मतलब करीब करीब ये मोटे तौर पर मान सकते हैं कि ये जो अक्टूबर का पहला पखवाड़ा है हम्म वो पूरे दुनिया भर में हम्म डाक गतिविधियों का एक केंद्र होता है। हम्म, इसीलिए क्योंकि इसका संबंध विश्व डाक संघ से है। और जो इंटरेस्टिंग चीज है मलिक साहब की, जी जी आज जैसे आपने कहा था कि आज हम लोग संचार और सूचना क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं। जी और ये सूचना और संचार क्रांति का दौर है और बड़ा विचित्र दौर भी है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे इस दौर में गुजर रहे हैं, विश्व के हर व्यक्ति के पास आज एक टेलीफोन है एवरेज। जी 2014 में मलिक साहब, जी जी 2014 एक ऐसा साल है विश्व के मानव इतिहास का जी जब मनुष्य से अधिक टेलीफोन हो गए। हम्म हमारे देश में अभी अलग है, क्योंकि आपको अभी भी ऐसे लोग मिल जाएंगे यहाँ, हम्म ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनके पास फोन नहीं है। ऐसे लोग हाँ भी हाँ हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, हम्म ठीक है जी ना। हाँ लेकिन आज की स्थिति में लोग फोन फोन 120 करोड़ हो गए हमारे यहाँ, ठीक है। तो एक हम्म, मोटा अंदाज ये कर सकते हैं कि बच्चे, छोटे बच्चे जिनको फोन की जरूरत नहीं है, जी जी तो बाकियों के पास सामान्यतः फोन है। फोन है और दो दो फोन भी हैं लेकिन एक अभी मन्ना जी जब कह रहे थे तो मुझे पहले आकाशवाणी, जी जी, दो दो है, पांच पांच है हाँ दिल्ली हाँ जैसे जगह में। जी जी आकाशवाणी के एक निदेशक थे
वाजपेयी जी, उनकी कविता है कि इंटरनेट से वो करे दुनिया भर से बात, रहता कौन पड़ोस में नहीं उसे है ज्ञात। तो हम्म। हमने संचार और सूचना क्रांति में बहुत तरक्की की, जी जी। लोगों के साथ संवाद कम हो गया। हम्म। और इसके बाद ये जो महामारी आई कोविड के बाद, तो और भी वो कम हो गया है। हम्म। मिलना मिलाना और इस संचार के जी बहुत जी सारे जी। ऐसे साधन और संसाधन है जिसने हमें दूर किया है। और उस समय जो अवसाद साधनों ने हमें से जोड़ा घिर है। गए थे, जी जी जी, हाँ, उससे तो सीख भी लेनी साधनों चाहिए ने कि हमें हम जोड़ा है। कितने। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, साधनों ने हमें जोड़ा है, संचार क्रांति ने हमें जोड़ा है, हमें एक मौका दिया है। लेकिन अगर अगर आप जब बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था हम्म। कि संभवतः ये पहला ऐसा तंत्र है, विकसित हुआ है, जो और एक नया दौर है। आप कोई सामान खरीद रहे हो इंटरनेट पर, मतलब ऑनलाइन या कोई और, तो एक बड़े विचित्र टाइप का ये दौर है जिसमें एक के बदले एक फ्री से लेके, है ना। और इसी दौर में आया कि साहब ये जो है आप कितना बात करेंगे, आप बिल्कुल साहब आपको जितना बात करना है पूरे रात दिन भी बात करते रहिए। इसके पहले के किसी भी संचार के साधन में ऐसी गुंजाइश नहीं थी। और जब फ्री फॉर ऑल होता है कोई चीज, ठीक है ना, तो उसकी कीमत समझी नहीं जाती। हम्म। हमारी जो पुरानी जनरेशन थी वो खाने की भी नहीं करती थी, वो कहती थी कि साहब ये ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। तो हम्म। अगर आप देखेंगे तो पुराने लोगों ने इस तरीके के परंपराओं को विकसित किया था जो प्राचीन होते हुए भी आधुनिकता को मात देती थी। ठीक है, हम्म। आप किफायत जितना कर सकते हैं वो आप करते थे। और अ, ऐसा नहीं था कि आप संपन्नता की आड़ में आप अपने पुराने जो एक संस्कार और परंपराएं हैं उनको भूल जाए। तो संचार साधनों का भी एक संस्कार था। अगर आप टेलीग्राम भेजते थे तो उसके लिए कुछ मॉडल वर्ड्स थे कि साहब ये इससे ज्यादा वर्ड होने नहीं चाहिए, आदमी भेजता तो कम से कम, उसका अर्थ था कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना। जी जी। इस नाते अच्छा। मलिक साहब आपको पता होगा कि हाँ, जब जब पोस्ट कार्ड पर चिट्ठियां लिखी जाती थी जी जी। तो उसमें आखिर में एक शब्द लिखा जाता था कि थोड़ा लिखना बहुत समझना। हाँ, एक बहुत पोस्ट मुझे कार्ड याद है। पर जी पूरे जी जी। गांव की बात हो सकती, जी जी जी। पूरे एक पोस्ट कार्ड पर पूरे गांव की बात होती थी, केवल एक घर की बात नहीं होती थी, हाँ हाँ हाँ। यानी एक समुदाय की बात होती थी, हाँ हाँ है ना, हाँ। और जब पूरे डाकिया की आता था तो मंडली की आस बात। पड़ोस के सब लोग आ जाते थे। जी। और अच्छा तो। मलिक साहब जो डाकिया है, जी जी। जी, आपने ठीक कहा। हम थोड़ा देखिए मलिक अब। साहब, जो डाकिया जी पोस्ट ऑफिस, जी, जी जी। मैं एक एक लाइन और बोलना चाहूंगा कि हाँ हाँ हाँ, यस यस। आज के तारीख में जबकि ये सारे आ गए हैं कि 120 करोड़ फोन है और ये है, तो बहुत सारे नौजवान साथी ये सोचते हैं कि फिर ये डाकखाने का मतलब क्या है, डाकखाना हम्म। किस काम का है। जी जी। लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में डाकखाने भले प्रासंगिकता खो गए हों, हो रहे हों, लेकिन पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा डाकखाने हैं, दुनिया के। पूरी मेरे ख्याल दुनिया में डेढ़ इस लाख से समय ऊपर है। 6,40,000 डाकखाने हैं, हाँ अच्छा। जिनमें जिनमें से नहीं, जी जी 6,40,000 के डेढ़ करीब लाख है। डाकखाने हैं, 1.5 लाख है शायद। जिसमें से 1,60,000 के करीब हिंदुस्तान, भारत में जी। तो आप हाँ। उससे अंदाजा लगा सकते हैं। और डाकखाना केवल चिट्ठियों के आदान प्रदान का केंद्र नहीं है, वो ग्रामीण, अभी भी आज के तारीख में आप हमारे 90% डाकखाने ग्रामीण इलाकों में। हम्म। और ग्रामीण इलाकों में होने के नाते जो गांव के आदमी की जो बुनियादी जरूरतें हैं, चाहे वो सेविंग की हो, हाँ, चाहे वो जो है
आपने जैसे मनी ऑर्डर का कहा है, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर हो गया है। चाहे वो जी किसी को दरखास्त भेजना है, हाँ, किसी अफसर को चिट्ठी भेजनी है, कुछ करना है, तो पर्सनल चिट्ठियां भले कम हो गई हो, लेकिन चिट्ठियों का आना जाना तो जारी है। आप किसी जी जी दूर दराज में एप्लीकेशन भेज रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके पास एक ही साधन है। आप स्पीड पोस्ट भेज रहे हैं, आपको कोई पार्सल छोटा भेजना है, तो आज भी जी एक प्रासंगिकता को बनाए हुए है। और उसको बनाए रखने के पीछे जो सबसे बड़ा तंत्र है, जिसका आज भी समाज में बहुत सम्मान है, वो है पोस्टमैन। और इसलिए मैं जी ये कहूंगा कि जो कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी से लेके दुनिया का कोई भी ऐसा बड़ा लेखक नहीं है जिसने डाकखाने या पोस्टमैन के बारे में लिखा ना हो। हाँ, उनके अब तो आजकल के प्रसिद्ध जनरेशन कहानी। के लोग जरूर जी नहीं जी, लिख रहे हैं। कहानी है उनकी पोस्ट मास्टर। हाँ, रविंद्र की कहानी है पोस्ट हाँ, मास्टर। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में, हाँ, आजकल जरूर है कि फिल्में जो बन रही है उसमें पोस्टमैन नहीं होता है। और जो साहित्य लिखा जा रहा है उसमें भी नहीं होता है। लेकिन इसके बाद भी उनके ना होने से एक कहावत है पुरानी कि अगर मुर्गा बाग नहीं देगा तो सवेरा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज जो है, जो आप अभी शुरू में कह रहे थे कि आज के दौर में जो संचार और सूचना क्रांति के इस दौर में हमारा जो पीढ़ी है, पूरी की पूरी एक पीढ़ी, ये चिट्ठी विहीन पीढ़ी, ये बहुत कुछ हो रही है केवल इसलिए क्योंकि उसका चिट्ठियों से नाता टूट गया है। ऐसा लगता है मुझे जी। अच्छा, थैंक यू वेरी आप मच। कुछ कह आपने रहे बहुत थे जी। हाँ, आपने बहुत इस विषय में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई आर्यसेंस को और बाकियों को। अच्छा, आपने एक पुस्तक भी लिखी है, उसके विषय में जी, बताइए, और किस प्रकार प्रेरित हुए लिखने में। कौन सा वो क्षण था जो आपने सोचा कि इस विषय में लिखना चाहिए? और साथ साथ ये भी बता दें कि हमारे तो बहुत से डाककर्मी जो जिनको सम्मानित भी किया गया है, उनके विषय में भी थोड़ा बताइए। और साथ में जो री इन्वेंशन हो रही है, जी, जो बिल्कुल। कितने डिजिटाइजेशन कितना आगे बढ़ गया है पोस्ट ऑफिसेज में, और अब तो बैंकिंग एट डोर स्टेप ऑफ विलेजर्स का भी वो है, और वो कितना कारगर है, कितना फैल गया है। और कॉमन सर्विस सेंटर्स के रूप में भी अब ये काम कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और मोबाइल रिचार्ज और डायरेक्ट टू होम रिचार्ज और ओल्ड एज पेंशन एंड सो मेनी अदर थिंग्स दे आर डूइंग, and in fact they are actually transforming themselves. और मैं ये भी चाहूंगा आपसे, इस विषय में विशेष चाहूंगा कि कोई भी संस्था होती है तो उसका पोटेंशियल काफी होता है, और हमेशा पोटेंशियल से कुछ कम इस्तेमाल हो रहा होता है। तो जैसे महात्मा गांधी अ, अखबार के मार्जिन पे भी लिख देते थे। तो मैं एक विशेष टिप्पणी आपके अगले वक्तव्य के बाद ये भी चाहूंगा कि क्या हम अपने इतने अधिक संख्या के जो पोस्टमैन हैं, उनको क्या हम ट्रेन कर सकते हैं कि वो बड़ी वाइटल चीजें हैं जो हमारे गांव में बताने की जरूरत है, और बार बार बताने की जरूरत है कि कैसे वो इको सेंसिटिव हों। वो तो पहले भी शहरों से ज्यादा ही हैं, लेकिन फिर भी आधुनिकता का कुप्रभाव उन पर भी पड़ रहा है। तो किस तरह इनको ट्रेन किया जाए, और इतनी बड़ी संख्या है हमारे पोस्ट ऑफिस की, और फैले हुए हैं, लाखों गांवों तक पहुंच रहे हैं, और ज्यादातर वहीं पर हैं। तो कैसे इनको इको सिस्टम के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सिंपल बातें बार बार बताएं जब वो उनके संपर्क में आते हैं। और क्योंकि ये थीम भी है हमारी कि कोलैबोरेशन फॉर यू सी कलेक्टिव एंड कनेक्टेड फ्यूचर एंड सेफ फ्यूचर। उसके लिए हम अगर उस क्षमता का, ये मैंने जैसे संकेत किया कि मार्जिन में भी लिखते थे, हमारी जो इतनी बड़ी ये एक टीम है, उसको हम जैसे हाइजीन हाइजीन है, अगर अगर हम थोड़ी हाइजीन भी बता दें तो गांव वालों को बहुत सी बीमारियों से निजात मिल जाएगी।
तो इनका उस तरह उपयोग किया जा सकता है। इस विषय में भी आपकी टिप्पणी मैं जरूर चाहूंगा। और कृपया ये बताएं कि आपने जो ये पुस्तक लिखी, किस क्षण में प्रेरित हुए, क्या सोचकर आपने ये लिखी? कुछ तो आभास हो ही रहा है मुझे आपके बोलने से भी। धन्यवाद। जी बिल्कुल, क्रेडिट का तो ये रहा मलिक साहब कि मैं अपनी पढ़ाई जब कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, अच्छा। तो उस समय हमारे हॉस्टल में एक पोस्टमैन आते थे। अच्छा। तो बेसिकली किताब की प्रेरणा जो है वो एक पोस्टमैन है। क्योंकि एक लंबी कहानी है, इसलिए मैं यहाँ नहीं कहूंगा, केवल ये कहना चाहूंगा कि एक मैन जो कि अपनी बीट के प्रति इतना कमिटमेंट उसका रहा है कि एक एक आदमी के साथ उसका एक निजी संबंध बना। और बाद में जब मुझे पता चला कि नहीं, ये तो आदमी बहुत कम पैसे हासिल करता है, इसके बाद भी ये पूरे समाज को अपने साथ लिए सुख दुख में साथ खड़ा है, तो मैं धीरे धीरे जुड़ा उस संस्था से। तो मुझे पता चला कि एक व्यक्ति नहीं है, आज भी उस विभाग में जो माहिर है वो इसलिए भी है क्योंकि वो सीधा संवाद रखता है ना लोगों से। जब आप सीधा संवाद रखते हो, आप किसी व्यक्ति से अपने बीच में रोज मिलते हो, तो अपने आप में एक रिश्ता हो जाता है। वो रिश्ता यही तो होता है मनुष्य। अब मन्ना जी हमारे मित्र है, तो कभी तो हम मिले होंगे ना। इसके बाद अभी है कि मैं कितना भी व्यस्त रहूं, तो जब ये कहते हैं कि इनके आदेश का पालन किया जाता है भाई कि ठीक है, हम कहीं भी रहे कुछ रहे, तो एक निजी संबंध आपके मिलने से ही होते हैं ना। तो खैर वो कहानी ये है कि एक पोस्टमैन इलाहाबाद के दया शंकर शुक्ला जी उनका नाम था, अब नहीं है इस दुनिया में, वो उसकी प्रेरणा थे। लेकिन जब मैंने इस पे काम शुरू किया, मुझे लगा पोस्टमैनों का ही कहना था कि आपको एक किताब लिखनी चाहिए। उसके पहले मैं जनसत्ता अखबार का एक करस्पॉन्डेंट था, और कुछ डाक विभाग पर मैंने ऐसा लिखा कि प्रशासनिक अधिकारी लोग नाराज हो गए, तो मेरी चिट्ठियां, मेरी टेलीग्राम सब सेंसर होने लगे, कोई जा नहीं रहा था अखबार में। तो लेकिन जो पोस्टमैनों की यूनियन है, इन सब लोगों ने मुझे मदद किया और मेरा काम चलता रहा। तो मैंने काम शुरू किया, लेकिन इस काम को जो अंजाम देने का काम हुआ कि 1997 का साल, आपको याद होगा मलिक साहब की, उसी साल धीरे धीरे मोबाइल फोनों का प्रसार तेजी से बढ़ा यहाँ भारत में। जी। और 95 में मोबाइल आ गए थे, लेकिन 97 के बाद थोड़ा ग्रोथ उसकी होनी शुरू हुई। और चूंकि इनकमिंग आउट गोइंग दोनों के पैसे देने थे, काफी महंगे थे, तो वो ग्रोथ स्लो थी। लेकिन उसके पहले मैं मलेशिया गया, तो वहां मैंने जो देखा उसका मोबाइल क्रांति का इम्पैक्ट एक, तो मैंने वहाँ डाकखानों में जाकर, तो मुझे पहले लगा कि भाई ये तो पोस्टल सिस्टम पर असर डाल रहा है ये मोबाइल। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा अ, संचार क्रांति का एक ऐसा दौर आ रहा है जो हमारे हजारों सालों की परंपरा है उस पर असर डालेगा। क्योंकि अगर आप डाक इतिहास की बात करेंगे तो हजारों साल पुरानी ये परंपरा तब से चली आ रही जब मनुष्य ने लिखना सीखा है और संवाद करना सीखा है, ये आज से नहीं है। और इसका बहुत ही लंबा चौड़ा इतिहास है। आप उठा करके देख लें, किसी का भी, गांधी जी का आपने जिक्र किया, तो गांधी जी की चिट्ठियों पर कई किताबें हैं। आप मुंशी प्रेमचंद का देख लीजिए। तो जब आप चिट्ठी लिखते हैं तो आपके पास कुछ यूनिक होता है आपका, जैसे प्रेमचंद जी के साथ था कि उन्होंने मन्ना जी को एक चिट्ठी लिखी और सब कुछ लिखा, बड़ी अच्छी चिट्ठी लिखी, बड़ी प्रेरक चिट्ठी लिखी, तीनों तारीख डालना भूल गए। ठीक है ना। रिसर्चर्स हैं जो आज की तारीख में उनको मिल जाए वो चिट्ठी तो बड़े परेशान होते हैं, तो उनको खोजना पड़ता है कि साहब ये कब की चिट्ठी रही होगी, बात समझ रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोगों की बहुत यूनिक टाइप की। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मलिक साहब, मैंने
मेरी जो किताब आई, संयोग ऐसा रहा कि उस समय भारतीय डाक के 150 साल मनाए जा रहे थे। और मैं यहाँ आपको दिखाना भी चाहूंगा। मूल रूप से मैंने ये किताब हिंदी में लिखी है, दिख रही है ना? ये किताब जो है देख ये पा हिंदी में रहे है, ठीक है? जी जी ये हिंदी में है। और जी इसके बाद ये कई अन्य भाषाओं में, अंग्रेजी में भी, असमिया में भी, उर्दू में भी, ये जी सब किताबें कई भाषाओं में छपी है। जी और इसका एक अध्याय फिर एनसीईआरटी ने हम्म 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में भी लिया, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, और लेटेस्ट पर है। जी जी तो ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो नेशनल बुक ट्रस्ट में छापी और उसके बेस्ट सेलर्स में है। तो इसकी बहुत छोटी सी पृष्ठभूमि है कि मैं ये चाहता था कि एक संस्था जिसका इस समाज के मैंने जिसका भारत के आर्थिक सामाजिक विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, एक ऐसी संस्था जिसने एक से एक कर्मठ पोस्टमैन और डाककर्मियों को जन्म दिया, एक ऐसी संस्था जिसने हजारों हरकारों को, मिल रनर्स को और एक पूरे तंत्र को खड़ा किया, के एक व्यवस्थित इतिहास को कंपाइल करना जरूरी है। और इसलिए मैंने इसमें किसी लेखक के बजाय मैंने इस पूरे तंत्र को एक मतलब पत्रकार के नजरिए से देखा, क्योंकि मतलब सूचनाओं के नजरिए से देखा मैं इसके। स्वाभाविक है कि साहित्य अ, होता है, जब आप कोई चीज लिखते पढ़ते हैं तो उसके पीछे से होता है, लेकिन उसमें मैंने देखा कि ये एक संस्था कैसे लोगों की इतनी प्रिय संस्था बनी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भारत में एकमात्र यही संस्था है। हाँ, लेकिन अगर आप कॉमन बात करेंगे, बिजली की मीटर की रीडिंग करने वाला भी आता है कोई आदमी, तो अगर आप गौर करेंगे तो चौंक जाता है आदमी कि यार ये पता नहीं क्या करेगा, कितना लेके जाएगा। हाँ, एक सिपाही आता है तो आप उसके बारे में एक अलग राय रखते हैं, लेकिन आज भी अगर पोस्टमैन आता है तो आदमी कंफर्टेबल रहता है उससे। इसलिए मैं यहाँ उसको सुना नहीं पा रहा हूँ। एक कविता है जो कि भोजपुरी की है, उसका उसका सारांश ये है कि चाहे वो थानेदार आता है, चाहे वो पुलिस वाला आता है, चाहे वो कुर्क अमीन जो गांव में होते थे, लैंड वगैरह, रेवेन्यू वगैरह को, है, बोले ये सब लोग जब आते हैं तो छाती धड़कने लगती है कि साहब ये पता नहीं क्या करने आए हैं। ठीक है, गांव में जब आते हैं तो जो राइटर है वो आगे लिखता है वो कि तुम्हें देख कर मन जुड़ा, मतलब वो भोजपुरी में, तो उसमें उसका अर्थ ये है कि आपको देख करके बिल्कुल तबीयत मैंने मन हाँ मन गदगद ठंडा हो होता है जाता है। यानी कि हाँ यस और हाँ, मन जुड़ाता है और आगे वो कहता है, और आगे वो कविता की लाइन है, जुग जुग जियो डाकिया भैया। बहुत अच्छा और बहुत सारे राइटर्स ने, अगर आप उठा के देखेंगे, बहुत कुछ लिखा है। चिट्ठियों पर लिखा है, डाकखानों पर लिखा है, पोस्टमैन पर लिखा है। फिल्मों में बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है पोस्टमैन का। और जब मैं इस पे काम कर रहा था तो दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मेरे सामने आई। तो इस समय तो मुझे नहीं पता है मेरी किताब, लेकिन जब मेरी एक किताब छपी है 2006 हम्म में, हम्म तो उस समय प्रतापगढ़ के एक पोस्टमैन थे, महावीर प्रसाद। उनके हम्म, बारे में ये पता चला मुझे कि वो उस समय जो पेंशनर हैं, वो भारत के ओल्डेस्ट पेंशनर हैं, अच्छा जो कि 2006 में 5वीं जिंदा थे वो, और हम्म 1925 में रिटायर हुए थे वो। समझ रहे हैं? अच्छा तो बाद में जब मैंने वहां पता किया तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये पोस्टमैन जो है, इससे इससे ज्यादा लोग चलते नहीं है। समझ रहे हैं? इससे ज्यादा लोग चलते फिरते हैं, देखिए वो ज्यादातर टाइम पैदल चलता रहता है, साइकिल से चलता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल या जैसे भी बिल्कुल चलता बिल्कुल हो, उससे ज्यादा तो कोई चलता नहीं। ठीक है? तो हम्म इसलिए उसकी जो सामने हेल्थ है वो भारत के किसी जी भी जी जी व्यक्ति से ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए वो एक लंबा जीवन जीते हैं।
जी जी जी, और बहुत उनके साथ अच्छा, बड़ा समाज की रोचक शुभकामनाएं भी बात होती बताई है। अभी आपने। भी देख लीजिए, जी जी। हाँ, गांव गांव ग- गांव वगैरह में जाते हैं हम्म। तो कोई न कोई, हाँ, पोस्टमैन आया तो कुछ न कुछ आदमी उसको देने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए मेरे घर में, मैं किसान हूँ और मेरे घर में मूली है या कुछ ऐसा साग सब्जी मेरे पास है, कुछ नहीं है तो कोई जो है वो गरीब महिला, उसको लग रहा है उसने लौकी और कद्दू ही उसके उस पर है, तो भैया रुको, तोड़ के एक दे दे रही इसने बस है। कोई बूढ़ी औरत है, कह रही अरे था आओ दूध पी के जाओ। तो ये जो चीज है ना, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आज भी भारत सरकार में सबसे निचले पायदान पर ग्रामीण डाक सेवक बैठा है। अगर आप सम्मान देने के लिए भारत सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी को होगा, उससे कम नहीं मिलता हो। वो नीचे के तंत्र में वही भारत सरकार है, नीचे के तंत्र में वही भारत सरकार है, वही पहचान है। और इसीलिए आप उठा करके देख लीजिए वो सारी, मैं आपको बताऊं कि बीच में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो एक सर्वे हुआ कि साहब ये जो कानूनी जानकारी देनी है नीचे, उसके लिए क्या किया जाए, टीचर लोगों को इन्वॉल्व करें, क्या करें। तो उसका एक सर्वे हुआ, तो उस सर्वे में ये पाया गया कि नहीं साहब, आप इसमें पोस्टमैन को इन्वॉल्व करो, क्योंकि उसकी कई बातों पर आज भी सबसे ज्यादा लोग गौर करते हैं। ठीक है। और गौर करने के, मलिक साहब देखिए, ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारण इसलिए है क्योंकि वो घर घर की खबरें जानता था। जब लिटरेसी नहीं थी, आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, जी जी। जब साक्षरता नहीं थी तो लोगों के पास चिट्ठियां आती थी, चिट्ठियां पढ़ना नहीं आता था। हम्म। तो घर के अंदर बैठ करके, हाँ, पर्दे के अंदर वो औरतों को चिट्ठी पढ़ के सुना वो रहा। ठीक है। बांचता था, आप और घर के वो अंदर, हर उनके आदमी तो उनके जा लिए नहीं लिखता भी सकता, था। और लिखा भी था। लिखता भी तो था आप उनके ये लिए। समझ लीजिए, तो जब आप घर के अंदर चिट्ठी, हाँ, जब आप घर के अंदर चिट्ठी लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें भी है जो आपकी जानकारी में है। जी जी जी। और तो इसलिए वो अगर आप देखेंगे तो एक घर की खबर वो जी, दूसरे घर में फैलाने का काम नहीं करता था। ना ना ना। जैसे बहुत सारे लोगों के बारे में कहा जाता है ना, हम्म। हमारे यहाँ तो ये भी है कि बहुत सारी कम्युनिटीज के बारे में कहा जाता है कि साहब इनको बता दो कुछ, बाकी किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये अपने आप है। लेकिन पोस्टमैन के साथ एक अलग तंत्र रहा है, वो कभी भी उसने इस तरह का, तो जो पोस्टमैन का जो पूरा तंत्र है ये हजारों सालों से एक विकसित हुआ तंत्र है। और जो पोस्टमैन के पहले की जो संस्था रही है उसको हरकारा बोलते थे, मेल रनर्स। हम्म। तो ये मेल रनर्स भी वो केवल चिट्ठी पहुंचाने वाले लोग नहीं होते थे, वो सबसे अच्छे तैराक होते थे, सबसे तेज चलने वाले व्यक्ति होते थे, जी जी और सबसे साहसी लोग भी होते थे, जी जी। है ना। क्योंकि अच्छा। आज के 100 साल, 150 साल पहले, जी जी जी, कितने कठिन रास्तों से उनको गुजरना हाँ, होता बिल्कुल था, बिल्कुल। कितने पहाड़ों से होके जी गुजरना जी। पड़ता अच्छा। था, कितने नदी नाले पार करने, तो इसलिए जी जी बहुत जी। बहुत रोचक बातें सुनने को मिल रही हैं आरजे सिंह को। और थोड़ा सा ये बताएं कि एक दो ऐसे एग्जाम्पल बताएं जिनको विशेष सम्मानित किया गया हो, ऐसे डाक कर्मियों के बारे में संक्षेप में बताएं जरा। शायद आपने अपनी पुस्तक में जिक्र किया है। नहीं, हाँ, मैंने एक चैप्टर उसमें लिखा है, जी जी मलिक साहब, दिग्गजों की कर्मभूमि। जी जी जी। तो अगर आप उस चैप्टर में जाएंगे तो बेसिकली बाहर की दुनिया को ये नहीं पता है कि जो हिंदुस्तान के बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े लोग, जी जी। अभी आपने सुना होगा देवानंद का जन्मदिन मनाया गया है ना। हम्म। तो लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि देवानंद साहब भी पोस्टल एम्प्लॉय थे। हाँ, यस यस। वो डाक विभाग में काम करते थे, और जी जी देवानंद जी। नहीं, बहुत सारे लोग हैं। हम्म। हाँ, वो बहुत सारे लोग हैं। हाँ। तो मैंने उसमें जो चैप्टर का नाम दिया, दिग्गजों की कर्मभूमि।
कोई बस तो के कंडक्टर डॉक्टर थे। सीवी रमन को, जी जी। हाँ डॉक्टर सीवी रमन, जो कि नोबेल पुरस्कार मिला, हाँ अभी डाक विभाग में थे वो। हाँ। हैं, उसके बाद जो है अमी भूषण मजूमदार, राजेंद्र सिंह बेदी, जिन पे हम्म, इतना सारा, हाँ। दीन बंधु मित्रा, शिवनाथ हम्म, जी, वहां हम्म, से लेकर के एक बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन जी ये जी तो वो लोग जी हैं जी। जो लिटरेरी लोग हैं। हम्म, लेकिन यहाँ जो है मलिक साहब, एक मेघदूत पुरस्कार दिया जाता है, जी जी। अच्छा, पोस्टल एक मिनट डिपार्टमेंट आपको देता मैं है। रोक कर एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। एक मिनट जी आपको एक क्वेश्चन जी करना चाहता हूँ। देखिए, जी जो जी आपने जी जी जिन साहित्यकारों का आपने जिक्र किया, जी अ, क्या डाक खाने में या पोस्ट ऑफिस में काम करने पर जहां इतनी जी चिट्ठियां आती हैं और एक प्रकार का फोक लिटरेचर ही एक प्रकार का वो है देखा जाए तो, क्या इसका कहीं आप मान सकते हैं कि कोई इन्फ्लुएंस उन साहित्यकारों पे पड़ा होगा? नंबर एक। और इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि आइंस्टाइन जो है पेटेंट पेटेंट ऑफिस में काम करते थे, जहाँ साधारण पेटेंट्स के लिए कभी कभी तो रिडिकुलस भी होता है, लेकिन उसका जरूर उनकी फर्टिलिटी पे जरूर असर पड़ा है। तो मुझे लगता है कि डाकखाना एक ऐसी जगह है जहाँ बिखराव में तो है, वो कम्पैक्ट तो नहीं है साहित्य, लेकिन वहाँ साहित्य है जरूर। देखिए मलिक साहब, आपने ये देखा होगा, आपने भी, जिसको कहिए, जो एक कहावत है पुरानी की, ये बाल जो है ये धूप में नहीं सफेद किए हैं आपने भी, बहुत कुछ घूमा घामा है, देखा देखा है आपने भी। तो आपने एक बहुत बारीकी से एक चीज देखी होगी कि समाज सामाजिक सरोकारों के साथ जो है बहुत करीब से जुड़ा रहा है। अब उसमें कमी आ रही है बहुत सारी चीजों में, क्योंकि हम धीरे धीरे एकांतमुखी होते जा रहे हैं। हम्म, तो पहले क्या था कि पोस्टमैन जो था, पहले भी था और आज भी जो ग्रामीण डाक सेवक हैं, जी 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 जी। उनको बहुत कम पैसा मिलता है, बहुत कम हम्म पैसा मिलता है। हम्म लेकिन उनको जो सम्मान मिलता है, मैं अपने दर्शकों को एक कहानी बताना चाहूंगा, अभी की ताजा कहानी है। हमारे पार्लियामेंट हाउस में एक पोस्टमैन, अभी 2 साल पहले, कोविड के पहले, उनका नाम है राम शरण जी। ठीक है साहब। जी जी। तो पोस्टमैन संसद भवन, इसको टाइप, और इसके बाद पाएंगे कि हिंदुस्तान की जितनी जुबानें हैं, जितनी भाषाएं हैं, उसमें उस आदमी के बारे में कितना लिखा गया है। हालांकि उसमें मैंने वहां कुछ मित्रों को बताया कि भाई, एक आदमी, एक ऐसा व्यक्ति है मैन, जो भारत हम्म की सबसे बड़ी संस्था में पिछले 25-25 साल से पोस्टमैन रहा है, और अभी हम्म जो रिटायर हो रहा है, तो इसने कितने प्रधानमंत्रियों को देखा, इसने कितने बड़े बड़े लोगों को देखा इस संस्था में। हम्म तो थोड़ा सा आप इस पे कुछ काम करो। हम्म तो खैर, उनका रिटायरमेंट बड़े शान के साथ हुआ। और दिलचस्प इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस दिन वो रिटायर हो रहे थे, उसी दिन हमारे राज्यसभा के महासचिव भी रिटायर हो रहे थे। तो मैं हम्म, उसकी हैसियत की, आप महासचिव जो राज्यसभा का होता है मलिक साहब, जी जी। उसका स्टेटस भारत सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होता है। जी जी कैबिनेट सेक्रेटरी। जी जी तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में सरकारी ओहदे पर सबसे बड़ा अफसर, जी जी जैसे प्रधानमंत्री वैसे ही कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, अपने, जी मतलब एक आईएएस अधिकारी जो सबसे ऊंचे ओहदे पर रिटायर होता है, तो वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो वो हो रहा था। मैं मलिक साहब, अगर आप उसको देखेंगे तो पाएंगे कि अगर उनका कहीं इतना बड़ा खबर छपी है ना, तो उसकी पूरी जो है, उसकी 20 गुना ज्यादा खबर उसकी छपी है। तो आप इम्पैक्ट से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं कि कोई एक पोस्टमैन क्या प्रायोजित कर लेगा, लेकिन उसकी अपनी एक जो सामाजिक उपयोगिता है, हम्म। तो समाज एक में उसका आत्मगौरव एक अपना जाता है मलिक हैसियत, साहब। सम्मान।
बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आत्मगौरव केवल इससे नहीं आ जाता कि हाँ, आप साफ सरकार में हैं, आप पोस्ट में हैं। नहीं अरे इसलिए इसलिए नहीं। आता है क्योंकि आप हाँ, जुड़े हुए हैं। और हाँ, आपने जिनका बिल्कुल जिक्र बिल्कुल। किया, देखो खबर बिल्कुल। इनका, जी, जी जी। वो सामान्य लोगों के साथ जुड़े थे, जी जी। सामान्य लोगों के सुख दुख के साथ जुड़े थे। जी जी। यहाँ मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा कि एक पोस्टमैन, एक फौजी का बेटा, मतलब एक फौजी अपनी माँ को मनी ऑर्डर भेजता। हम्म, एक सच्ची कथा है, हम्म। और मैं इसके ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं उसके हाँ, हमको पूरे समय सीमा का घटनाक्रम भी को जानता ध्यान हूँ। रखना है। और और हाँ, बस बस खत्म करूंगा इसको। जी जी। जी जी। एक फौजी अपनी माँ को मनी ऑर्डर भेजता है, जी जी। लगातार भेज रहा है। जी जी। अचानक एक टेलीग्राम आता है और पता चलता है वो शहीद हो गया। हम्म। और उस माँ को तकलीफ ना हो, उस सूचना को रोकता है, ठीक है, हम्म। और वो मनी ऑर्डर जारी रखता है, ठीक है। बहुत हम्म। समय के बाद माँ को पता चला और मनी ऑर्डर अपने पास से देता है हम्म। कि माता जी आया हुआ। हम्म। तो आप सोच लीजिए कि आज के दौर में कितना जबकि आदमी चवन्नी बहुत अठन्नी मार्मिक, बहुत में भी मार्मिक जो है लाठी चला ले, अ, बात है। तो जी ये जी। जो संवेदनाएं, जी जी। ये जो तो संवेदनाएं हैं, जी इसीलिए जी। अगर जी आप गौर करेंगे तो जो अच्छे राइटर जो हुए, अच्छे राइटर जो हुए मलिक जी। साहब, वो इसलिए जी हुए जी। कि वो इस टाइप के कॉमन लोगों के साथ कनेक्ट थे वो, ठीक है ना। जी जी, वो उनकी नब्ज जानते हैं। और ऐसा नहीं है, आप थाने में चले जाओ, हाँ, थाने में आप चले जाए तो अंग्रेजों के राज से लेके अब तक आपको मिलेगा कि दो चार लोग ऐसे होंगे, कुछ अच्छे होते हैं, दो चार ऐसे लोग होंगे जिनके कारण पूरा वातावरण ही नेगेटिव होता है। हाँ कुछ नहीं हाँ। होंगे तो आपको डंडा चलाते हुए मिल जाएंगे, डंडा चलाते हुए उस आदमी को पीटते हुए दिख जाएंगे, जिसको पीटे बगैर भी काम चल सकता है। समाज में अभी जी भी जी बहुत जी कुछ जी। सुधार की आवश्यकता है। और इतना आगे हम। और मलिक साहब, हाँ जी जी। वो गांधी जी पे जरूर, आपके एक सवाल का मैं जवाब गांधी जी पर नहीं दे पाया, हाँ हाँ। जी जी तो जी। मेरा निवेदन ये होगा कि आप गांधी जी पे जरूर एक सवाल करिएगा, जी, ताकि मैं पाठकों को उनके बारे में बता सकूं कि रोचक बातें हैं मेरे पास। जी हाँ बिल्कुल। जी। नहीं, गांधी जी का तो हाँ, इनफैक्ट वो, जी उनका तो ये था कि वो बहुत मनस्वी थे। और लिखते थे, उनका वांग्मय का जब हम देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और उनके जो छोटे छोटे जो पत्र हैं, जी। और कभी कभी तो पास में पड़ी हुई जो है वो छोटे से कागज पर ही उसको लिखकर आगे। आवाज आ रही क्या? जी हाँ जी, आ रही है। तो हाँ हाँ, इस विषय में जी, जरूर बताएं, कुछ लेकिन साथ आप साथ। रिपीट। हाँ। जी जी। तो गांधी जी का देखिए तो वहाँ। गांधी जी को, जी जी जी। जी, उनका तो बहुत ज्यादा। देखिए गांधी जी जी की, जी। बोलिएगा। मतलब गांधी जी को कई बार खबरें आती रहती हैं, अगर आप, जी, क्या आवाज मिल रही है मेरी? जी हाँ, आ रही है। देखिए इसमें जो बोलिएगा। गांधी जी का है, आपने कहा, तो आज भी गांधी जी का जो पूरा व्यक्तित्व, आज भी जो गांधी जी का व्यक्तित्व है, वो सर्व समाज के लिए बहुत प्रेरक व्यक्तित्व है। हम्म। क्योंकि वो अपने दौर में, जबकि उनके पास संचार के बहुत सीमित साधन थे, हम्म। उन्होंने संचार के सभी साधनों का उपयोग किया, चाहे वो हम्म। परंपरागत साधन हो, हम्म। चाहे उस दौर के आधुनिक साधन हो, जैसे टेलीफोन। जी अगर आप जी। कभी वर्धा में जाएं तो वहाँ एक टेलीफोन रखा हुआ है। जी जी। वो पता चला कि वायसराय ने वो टेलीफोन लगवाया था जी जी। कि साहब हमें जरूरत पड़ती है तो हमें एक टेलीफोन जो है। लेकिन आप ये देखें, हमारे दर्शकों को ज्यादा जानकारी नहीं होगी इस बात की कि गांधी जी जो इतने बड़े संचारक बने थे, उसमें उनकी चिट्ठियों का सबसे बड़ा योगदान था। अभी भी आप हम्म। देख रहे होंगे कि दुनिया हम्म। भर में उनकी चिट्ठियां हर साल कुछ न कुछ मिलती रहती हैं, कहीं ना कहीं, हम्म। हम्म। पूरी दुनिया में आज भी। जी जी। और सामान्य जीवन जीवन में
उन्होंने इतने सादगी के साथ जिया है कि उनका जो संग्रहालय भी बना है उसमें क्या मिलेगा आपको, उनका कोई चप्पल रखा हुआ है, मैंने है, कोई उनका ऐनक रखा हुआ है, उनकी कलम रखी हुई है, पेंसिल रखी हुई है, ठीक है। और उसके अलावा सबसे ज्यादा अगर कुछ मिलेगा, चिट्ठियां मिलेंगी। क्या? सामान्य जीवन में इतने सादगी के साथ उन्होंने जिया है जी जी कि एक झुग्गी झोपड़ी में भी अगर आपको जो सामान किसी के घर में मिल जाएगा, वो भी गांधी जी के पास नहीं था, वो भी जी नहीं जी। था। तो जी जी जी। और वो तो अपने दौर के एकमात्र नायक हैं जी जी। जिन्होंने कभी हवाई जहाज से हाँ, सफर नहीं उनसे किया, तो आज भी है ना। प्रेरणा लेना। बाकी करेक्ट। अगर आप देख लेंगे, जी हाँ, आज, आज तो भी उसमें मैं कहना मैंने चाहूंगा मलिक साहब, उनकी बहुत सारी ऐसी चिट्ठियां हैं। हम्म। जी, जी जी आप कभी साबरमती में जाएंगे तो आपको चिट्ठियां मिलेंगी, दिखेंगी। जी जी। जैसे तो एक चिट्ठी है जिसमें पता है, गांधी जी जहां कहीं हो। हाँ, उनके जी पास जी जी एक महिला ने चिट्ठी लिखी कि दाढ़ी वाले बाबा जी जी जो चश्मा लगाते हैं, और गांधी लिखना वो उसको समझ नहीं आ रहा था, वो करके जो है और वो चिट्ठी डाकिये ने मैंने चिट्ठी दी, जी 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 महात्मा गांधी जहां कहीं हो। जी जी। जी, अच्छा, मैंने एक चिट्ठी पढ़ी महात्मा महात्मा गांधी जी की। भारत। हाँ, एक चिट्ठी पढ़ी, मुझे छू गई जी महात्मा गांधी जी जी की। उन्होंने गुरुदेव रविंद्र को लिखी थी। जी वो उपवास करने जा रहे थे। जी 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 तो आधी रात को, मुझे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जी उन्होंने दो चार लाइन लिखी। उन्हें उन्होंने कहा, गुरुदेव, अ, जी ये इस समय मैं आपको लिख रहा हूँ और मैं एक उपवास करने जा रहा हूँ ऐसे समय में। आई एम नॉट एग्जैक्ट, लेकिन कुछ मुझे ऐसा स्मरण आ रहा है कि मुझे इस समय आपकी शायद ब्लेसिंग्स की नहीं नहीं, जरूरत है। आपकी बात। वो रात का समय है, और हाँ, नहीं शायद वो है। आपको याद है इस चिट्ठी का? रविंद्र को लिखी थी उन्होंने, बड़ा नहीं मुझे नहीं, छू गई वो चिट्ठियां चिट्ठी। देखिए उनकी, महात्मा गांधी की देखिए वो उनकी। वो और सिंपल चीज मुझे छू गई। आई वॉज टच बाय दोज फ्यू लाइन्स। देखिए ये एक आपको सिंप्लिसिटी उनकी। जी जी आपको याद होगा कि अ, देखिए उन्होंने, मैंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी महाराज एक कविता लिखी है, अगर आप देखेंगे जी हाँ जी हाँ, मैंने तो पढ़ी है। उनके साथ जो एक संबंध था वो बहुत ही गहरा संबंध था, बहुत गहरा था, गहरा संबंध हालांकि था। उनकी और आप व्यू पॉइंट्स डिफर करते थे, कभी गुरु की लेकिन जब, जी, हाँ हाँ बिल्कुल, हो जब वो सकते हैं। दक्षिण दक्षिण अफ्रीका से और लौटे आपको थे तो याद होगा उनको वहीं उन्होंने ठहराया जब, गया था। वहां ठहराया गया था, शांति निकेतन में, जब वो बिल्कुल। लौटे थे दक्षिण और मैं अफ्रीका से। आपको बताऊं कि जब जब वो उनके आखिरी दिन थे, तब जी भी जी गांधी जी ने चिट्ठी लेके और महादेव देसाई को भेजा था, हाँ। महादेव देसाई को भेजा था। जी जी और ज्यादा कुछ गुरुदेव बोल नहीं पाए थे, उनकी आंखों से आंसू टपक गए। जी 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 जी। और और महादेव देसाई अपनी चिट्ठी लेके गांधी जी जी के जी गए वहां। जी जी। और तो एक बार ये तो जो गुरुदेव चिट्ठी आपने ने गांधी जी की कही, जी बड़ी जी, मार्मिक थी, और दो तीन लाइनें ही हैं, मुझे एकदम छू तो गई गांधी इनकी जी का जो था, सिंप्लिसिटी, और रात के समय लिख रहे हैं। और एक बार तो गुरुदेव जो है उनके मैं एक बिस्तर यहाँ के पास दर्शकों को पहुंचे थे। जरूर, उनके बिस्तर के पास पहुंचे थे महात्मा गांधी के। और उन्होंने एक गान भी गाया था। अ, ब- मैं मैं उसमें मलिक साहब यही था बताना कि चाहूंगा कि देखिए जी जी जी। जी, तो लगता देखिए है अब उनके ज्यादा जीवन में दो विषयांतर। बार, हाँ जी नहीं जी। नहीं, तो मेरे ये ख्याल विषयांतर नहीं समय करेंगे। सीमा है। जी जी जी। अब समय सीमा हाँ है नहीं, मैं थोड़ा भी सा। चाहूंगा क्योंकि मैं भी, मेरे भी निकलने का समय है, तो नहीं, बड़ी बड़ी रोचक केवल ये वार्तालाप कि हुआ कुछ है। पॉजिटिव चीजें लोगों को पता होनी चाहिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। उसमें जब गांधी जी अगर की बात हमारे आती मत है, जो जी गांधी जी, जी और हमारा कवि मतभेद हो कवि सकता है। गुरु, जी जी। गुरुदेव और महात्मा तो गांधी हमें ये सिखाते अलग हैं अलग कि मतभेदों मतभेद के होने बाद भी, पर। जी जी। मतभेद के बाद भी हम में देखिए भावनात्मक वे, लगाव हो सकता उनका, है। मैं एक जिक्र करना चाहूंगा कि गांधी जी जेल में थे, उनके पास बहुत सारी चिट्ठियां आती थी। सेवाग्राम जो जी 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 उन्होंने, जहाँ उन्होंने काफी आखिरी दिन बिताए, जी 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 काफी लंबे दिन बिताए,
जी तो वहां भी काफी चिट्ठियां उनकी आती थी, और उन्हीं के कारण अगर जो लोग जाएं कभी सेवाग्राम तो वो देखेंगे वहां डाक विभाग ने पुराना पोस्ट ऑफिस, जो कि गांधी जी के नाते ही बनाया गया था, क्योंकि रोज एक बोरा चिट्ठी आती थी उनके पास, रोज एक बोरा। और गांधी जी जी हर जी। चिट्ठी को देखते थे, उसका जवाब देते थे। गांधी जी एक एक दिन में 80-80 चिट्ठी लिख देते थे हाथ से। बहुत बहुत उसके अलावा विपुल लिखा है राजकुमारी उन्होंने। अमृत कौर, महादेव देसाई। बहुत विपुल लिखा है। तो मैं इसमें केवल उनसे। एक चिट्ठी का जिक्र करना चाहूंगा। एक हम्म चिट्ठी किसी आदमी की आई जो कि पेट की बीमारी से ग्रस्त था। हम्म तो सरदार पटेल ने जब चिट्ठी पढ़ी, हम्म तो वो सरदार पटेल और उनके साथ बड़े हंसी मजाक के रिश्ते थे। तो सरदार हम्म पटेल ने कहा कि साहब अब आप इसका ये जवाब देंगे कि ये खाओ, ये पियो। और उन्होंने चिट्ठी फाड़ दी। बोले आप ऐसी चिट्ठियों का कब तक जवाब देते रहेंगे? तो गांधी जी ने कहा कि तुमने चिट्ठी तो, वो चिट्ठी मैंने पढ़ ली है और उसका जवाब मैं लिखूंगा, ठीक है, और इसके बाद भी लिखूंगा, क्योंकि तुम लोग ये कह रहे हो। मुझे लगता है कि हर आदमी के दिल में एक सवाल होता है, उसका जवाब होना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर हम नहीं देंगे तो वो क्या सोचेगा, ठीक है ना? फिर वही जी उन्होंने जवाब दिया। अच्छा। जी जी। जी जी अरविंद तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं होता, कभी भी वन वे जी ट्रैफिक जी नहीं होता। जी। जी जी। जी। जी मलिक साहब, अरविंद कुमार सिंह जी से आज आप कुछ वरिष्ठ कह रहे थे। पत्रकार हैं और लेखक हैं, उनसे आज आरजेएस पीवीएच का पॉजिटिव मीडिया डायलॉग हुआ है। इनका समर्थन मिलता रहा है आरजेएस को अनेक वर्षों से। और आज मन तो करता है इनसे बहुत समय बातें इनकी सुनती रहें, लेकिन वी हैव दिस टाइम कांस्टेंट, तो हमको यहाँ अपनी वाणी को विराम देना पड़ेगा। और हम बहुत वी आर थैंकफुल टू अरविंद कुमार लेकिन क्या सिंह जी एक शब्द फॉर। में बोल सकता हूँ अपने दर्शकों को? जी 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 बोलिएगा। मैं एक आखिरी बात कह के सबको हाँ जी जी निवेदन जी ये जी जी करूंगा जी कि आप कितने भी व्यस्त हो, जी जी जी। लेकिन कुछ भी कभी भी मन की बात कहनी हो, अच्छे से कुछ हम्म, करना हो, अपने दोस्त को लिखना हो, अपने परिवार के जी किसी जी को लिखना हो, जी जी। तो बहुत सोच विचार करके साल में 2-4 चिट्ठी लिखना मत भूलिए। बहुत अच्छा, बहुत क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इस बहाने अपने हजारों सालों की परंपरा को भी बचा के रखेंगे। बहुत अच्छा और चिट्ठी संदेश है। लिखना काम नहीं होता। चिट्ठी लिखने का मतलब है कि आप ओन कर रहे हैं। आपकी हैंड राइटिंग जो होगी, उसका जो इमोशनल अटैचमेंट होगा, वो जी जी मोबाइल जी से जी। भेजे हुए संदेशों का नहीं हो सकता। इस नाते अच्छा होगा कि और विश्व डाक विचारों का दिवस पर परिष्कार होता है। जी जी आप जी सब जी। एक बहुत अच्छा संकल्प ले संदेश लें है। बहुत कि अच्छा नहीं ज्यादा तो साल में एक चिट्ठी लिखेंगे, उसकी कॉपी रखिए। और अगर आप और उस। डाक से ना भेजना चाहें तो आजकल तो मोबाइल है, आप उसी पे भेज दीजिए, लेकिन हाथ से लिखिए, हाथ से लिखिए। जी। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत धन्यवाद। आपने आज समय दिया हमको। और हम तो चाहते हैं कि आपको बहुत सुनते रहे, इतने रोचक ढंग है आपको आपकी अभिव्यक्ति का। पर आज हमको यहीं पर विराम देना होगा। नमस्कार।